हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 3.4 को। बाकी इससे पहले की जो प्रश्नावली थी 3.3 उसको मैंने इससे पहले वीडियो में हल किया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। फ़िलहाल आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हम समझते हैं इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ ज़रूरी बातों को, उसके बाद आपको ये प्रश्नावली आसान लगेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस टेबल को। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी टेबल है यहाँ पर, और ये टेबल आपको मिल जाएगी प्रश्नावली में लास्ट में। बिल्कुल जो ये प्रश्नावली हम कर रहे हैं इसके लास्ट में आप देखोगे तो आपको ये वाली टेबल मिल जाएगी। इस टेबल में एक साइड है चतुर्भुज और एक साइड है उसके गुण। तो यानी कि इसमें चतुर्भुज दिए गए हैं कुछ और उनके गुण को भी बताया गया है। तो एक एक करके हम यहाँ पर जो चतुर्भुज दिए गए हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके गुणों को भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चतुर्भुज की बात करते हैं। ये है समांतर चतुर्भुज। इससे पहली प्रश्नावली में इसके बारे में हमने वैसे काफ़ी पढ़ रखा है, तो फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। ये आपके सामने आकृति है समांतर चतुर्भुज की, और ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे दी गई है कि एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है वो है समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि कोई भी चतुर्भुज है उसमें जो सामने वाली भुजा होती है, आमने सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजाएं अगर में समांतर हैं, जैसे कि ये वाली भुजा ऐसे जा रही है, इसके सामने वाली भी ऐसे जा रही है, ये वाली ऐसे सीधी जा रही है तो इसके सामने वाली भी सीधी जा रही है, तो इस प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं वो समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ गुण हैं। जैसे कि इसमें पहला गुण है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है इसकी। ठीक है, ये आपको पहले मैंने बता दिया है। दूसरा जो इसका गुण है वो है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, इसमें आप देख पाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो इसके विकर्ण हैं आपस में जो ये काट रहे हैं एक दूसरे को, ये बराबर बराबर काटेंगे, मतलब समद्विभाजित करेंगे। जितना हिस्सा ये होगा उतना ये वाला, जितना ये वाला उतना ही ये वाला। तो ये थे समांतर चतुर्भुज के गुण। अब दूसरा चतुर्भुज है जिसका नाम है समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज के गुण देखते हैं। पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। है क्या ये? एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है वह समचतुर्भुज कहलाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक समचतुर्भुज है, सारी भुजाएं इसकी बराबर माप की है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ और गुण हैं। पहला गुण तो ये है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण हैं। सभी गुण में मतलब कि ये जो भुजाएं हैं समांतर भी हैं इसकी। ठीक है, और इसके कोण भी हैं बराबर होंगे, इसके विकर्ण भी जो है परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे। ये सारे गुण वही वाले हैं जो इस समांतर चतुर्भुज के थे। लेकिन इसमें एक गुण और ऐड हो गया है, वो है विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। जब हम इसके विकर्ण बनाएंगे तो वो 90 के एंगल पर बनेंगे ऐसे। ठीक है, 90 का एंगल बनेगा। हालांकि वो परस्पर समद्विभाजित तो होंगे लेकिन 90 का कोण बनेगा विकर्णों के बीच में। तो एक चीज़ ये हो गई इसके अंदर कुछ अलग। ठीक है, अब आयत के बारे में देखते हैं हम। ये आपके सामने आयत है, आयत से आप लोग पहले से ही परिचित होंगे, फिर भी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, जैसे कि ये आयत कहलाता है। कोई भी समांतर चतुर्भुज है एक, ठीक है, उसमें कोई भी एक कोण समकोण है तो वो आयत बन जाता है। ठीक है, अब इसके भी कुछ गुण हैं। पहला गुण है समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसके अंदर है। दूसरा है प्रत्येक कोण समकोण होता है, कि ये गुण हो गया इसका, प्रत्येक कोण समकोण मिलेगा। तीसरा कोण है विकर्ण बराबर माप के होते हैं। अगर हम इसके विकर्ण खींचेंगे तो बराबर लंबाई के होंगे विकर्ण। ठीक है, तीसरा जो चतुर्भुज है वो है वर्ग। एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है वह वर्ग होता है, यानी कि आयत ही है वर्ग लेकिन इसमें सारी भुजाएं बराबर हैं इसकी। ठीक है, तो इसके कुछ गुण हैं। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत सभी के गुण होते हैं। इसके अंदर समांतर चतुर्भुज के गुण भी होते हैं, समचतुर्भुज के गुण भी इसमें होते हैं, आयत के गुण भी इसके अंदर होते हैं। इन सभी के गुण इसके अंदर होते हैं। अब देखिए आखिरी चतुर्भुज है इसमें पतंग। पतंग के बारे में भी मैंने वैसे आपको पहले बताया हुआ है पहली प्रश्नावलियों में, यहाँ पर भी देख लीजिए ध्यान से। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। कोई चतुर्भुज है ये, इसमें देखो दो आसन भुजाएं हैं, जैसे ये और ये साथ में जो जुड़ी हुई हैं ये वाली। इन आसन भुजाओं के जो युग्म है मतलब इनका जोड़ा बराबर होगा। देखो ये दोनों आपस में बराबर, और ये वाली आसन भुजाएं ये आपस में बराबर। देखो तो ये इस प्रकार का चतुर्भुज एक पतंग कहलाता है।
इसके कुछ गुण हैं। पहला गुण है विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। जब इसमें आप विकर्ण खींचोगे ऐसे 90 के एंगल पे गिरेंगे, ऐसे लंब होंगे। दूसरा गुण है इसमें एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पे जो ये एक विकर्ण है, ठीक है, जो लंबे वाला विकर्ण है वो इस वाले विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा है, देखो बराबर बराबर बांट रहा है। हालांकि ये दोनों, ये जो लंबा वाला विकर्ण आपको दिख रहा है ये बराबर नहीं बटेगा, लेकिन ये इस वाले विकर्ण को समद्विभाजित करेगा, बराबर बराबर बांट देगा, ठीक है। फिर तीसरा जो इसमें पॉइंट है, गुण है इसका, आकृति में कोण बी बराबर कोण डी परंतु कोण ए बराबर कोण सी नहीं होगा। यानी कि ये दोनों कोण तो बराबर होंगे लेकिन ये वाले कोण बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है बस इसके अंदर। अब हम इसकी प्रश्नावली को करेंगे, अब आपको थोड़ा वो आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसकी प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा है बताइए कथन सत्य है या असत्य। सत्य असत्य हमें बताना है। इसमें पहला पॉइंट है, पूछ लिया है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, मतलब कि जितने भी ये आयत होते हैं इस टाइप के, ये सभी वर्ग होते हैं। अब देखो वर्ग तो हमें पता ही है, वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है ये जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत में तो ऐसा नहीं होता, उसमें तो सारी भुजा बराबर नहीं होती। और क्वेश्चन में ये कहा है कि जितने भी आयत होते हैं वो वर्ग होते हैं, तो ये तो संभव नहीं है, आयत की भुजाएं सभी बराबर नहीं होती है वर्ग की तरह, ठीक है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। तो इसका आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखिए, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं परंतु आयत में ऐसा नहीं होता, इसलिए यह असत्य है कि जितने भी आयत होंगे वो वर्ग नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसका बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट में लिखा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब देखिए ध्यान से इसका आंसर, ये देखिए बी पॉइंट का आंसर है, ये सत्य है। क्वेश्चन में पूछा है कि जितने भी समचतुर्भुज होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये बात सत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं और विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी समचतुर्भुज होते हैं वे समांतर चतुर्भुज के गुण रखते हैं अपने अंदर। ये अभी हमने पढ़ा था कि समचतुर्भुज में जो गुण होते हैं वो सारे समांतर चतुर्भुज वाले होते हैं, इसलिए जितने भी समचतुर्भुज होंगे सभी समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे, ठीक है। अब इसका सी पॉइंट देखिए, ये देखिए अब सी पॉइंट है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि जितने भी वर्ग होते हैं एक तो समचतुर्भुज होते हैं, समचतुर्भुज में तो हमें पता है कि सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ये तो बात सही लग रही है यहाँ पर कि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। और फिर कहा है कि ये आयत भी होते हैं, ये भी कहा है। तो देखिए इसका आंसर, ये देखिए सी पॉइंट का आंसर है असत्य, ये बात सही नहीं है, क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज तो होते हैं, ये तो हम मान रहे हैं, परंतु आयत नहीं होते। आयत क्यों नहीं होते? क्योंकि आयत में होती है आमने सामने वाली भुजाएं बराबर, जैसे ये इसके बराबर हो गई, यानी कि ये लंबी वाली हो गई और ये आपस में ये बराबर हो गई, लंबी छोटी भुजा इसमें होती है, जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जैसा आयत में है ना बड़ी छोटी भुजा, ये वाला सिस्टम वर्ग में नहीं होता है, इसलिए जो वर्ग हैं सभी वो आयत नहीं हो सकते, ठीक है, वर्ग आयत नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, सभी वर्ग समचतुर्भुज तो हो सकते हैं, लेकिन परंतु वे आयत नहीं हो सकते, इसलिए ये बात असत्य है। अब देखिए इसका डी पॉइंट, डी पॉइंट में देखिए सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। इसमें यह कहा जा रहा है कि जितने भी वर्ग हैं सारे ही वर्ग, यानी कि ये चीज़, ये समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो देखिए इसका आंसर, ये देखिए डी असत्य, ये गलत बात है, यानी कि होते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वर्ग के जो गुण हैं वो समांतर चतुर्भुज वाले ही सारे गुण होते हैं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं, तो यानी कि जो वर्ग है वो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर समांतर चतुर्भुज के सारे गुण हैं, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ये बात इसलिए असत्य हो गई, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, जबकि वो होते हैं, इसलिए असत्य, ठीक है। अब देखिए इसका ई पॉइंट, ई पॉइंट में आप देखेंगे सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। अब देखिए इसको, ये है असत्य, क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, इसलिए समचतुर्भुज नहीं हो सकता। पतंग की सारी भुजाएं बराबर होती नहीं, अभी हमने देखा था। पतंग में एक युग्म बराबर होता है आसन भुजाओं का, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, तो समचतुर्भुज तो तभी हो पाएगा जब सारी भुजाएं एक पतंग की बराबर होंगी।
तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसका F पॉइंट देखिए, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ये देखिए इसका आंसर है सत्य। हाँ, जितने भी समचतुर्भुज होते हैं वो पतंग भी होते हैं, उनको हम पतंग भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज की जो सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और एक चीज़ ये है, क्योंकि देखो पतंग में क्या होता है, जब पतंग बनाते हैं हम, पतंग में दो आसन भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये और ये और ये। ठीक है, यही काम समचतुर्भुज में भी होता है। अगर मैं कोई समचतुर्भुज बना देता हूँ, मान लो ये मैंने समचतुर्भुज बना दिया है, ठीक है, तो इसकी भी ये आसन भुजा बराबर होगी और ये दोनों आसन भुजाएं बराबर होंगी। एक पतंग में जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब होते हैं, यही काम बिल्कुल समचतुर्भुज के अंदर होता है, उसमें भी विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो इस प्रकार से जो सभी चतुर्भुज हैं समचतुर्भुज वो पतंग होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि जितने समचतुर्भुज हैं उनको हम पतंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका जी पॉइंट देखिए, जी पॉइंट में लिखा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, कि जितने भी समांतर चतुर्भुज हैं सभी समलंब होते हैं। तो देखिए इसका आंसर ये भी सत्य है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो देखिए जितने भी समांतर चतुर्भुज हैं उनको हम समलंब भी कह सकते हैं। मान लो ये समांतर चतुर्भुज है, देखिए इसको आप समलंब भी कह सकते हो, क्योंकि जो समलंब की खासियत ये है कि उसके आमने सामने वाली जो एक जोड़ा यानी कि एक युग्म जो भुजा है वो समांतर होता है समलंब के अंदर। तो ये काम तो एक समांतर चतुर्भुज में भी होता है, उसमें भी आमने सामने वाली भुजाएं आप देखोगे ये समांतर है दोनों। और समलंब अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, समलंब इस प्रकार का होता है कुछ, उसमें भी देखो समांतर होती है आमने सामने वाली भुजा, और एक समांतर चतुर्भुज में भी यही चीज़ होती है, आमने सामने वाली भुजा समांतर होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है वो समलंब भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एच पॉइंट। एच पॉइंट में आप देखोगे सभी वर्ग समलंब होते हैं, जितने भी ये वर्ग हैं सभी समलंब भी होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर भी बिल्कुल सत्य है, सही है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, क्योंकि वर्ग में भी वही काम हो रहा है, सम्मुख भुजा समांतर हो रही है, और एक समलंब में भी यही चीज़ होती है, सम्मुख भुजा उसमें भी समांतर चाहिए होती है हमें एक। तो वर्ग को हम समलंब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें पॉइंट ए चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, पॉइंट बी चार समकोण हों। तो इस प्रकार के चतुर्भुज की हमें पहचान करनी है। पहला जो पॉइंट है इसमें कहा है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, वो चतुर्भुज बताओ। तो इसका आंसर देखिए, समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, इसलिए समचतुर्भुज और वर्ग दो चतुर्भुज ऐसे हैं जिनकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये दो चतुर्भुज के नाम इसमें लिखना है आपको, समचतुर्भुज और वर्ग। बी पॉइंट में पूछा है कि चार समकोण हों ऐसे चतुर्भुज बताओ जिसमें चार समकोण हों। तो इसका आंसर है वर्ग और आयत, क्योंकि वर्ग और आयत के जो आप चारों कोणों को देखोगे वो समकोण होते हैं। ठीक है, वर्ग में आप देखोगे इसमें भी चार समकोण आपको मिल जाएंगे, इसी प्रकार से आयत में आप देखोगे इसमें भी आपको चार समकोण मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वर्ग और आयत दो ऐसे चतुर्भुज हैं जिसमें चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, पूछ लिया है इसमें बताइए कैसे एक वर्ग के बारे में पूछा गया है। पहला पॉइंट है इसके अंदर एक चतुर्भुज है, हमें बताना है कि कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो इसका उत्तर सीधा सा है, वर्ग एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती है इसलिए चतुर्भुज है वर्ग। ठीक है, तो ये तो सीधा सा इसका जवाब हो गया। दूसरा इसका पॉइंट है एक समांतर चतुर्भुज कैसे है एक वर्ग वो बताइए। तो इसका भी सीधा सा जवाब है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। ठीक है, इसलिए समांतर चतुर्भुज है। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है बताइए कि कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या चाहिए हमें, चारों भुजाएं बराबर चाहिए। तो वो देखिए
वर्ग एक समचतुर्भुज है क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। फोर्थ पॉइंट है इसका, एक आयत है। बताना है कि कैसे एक वर्ग एक आयत है। तो इसका आंसर है वर्ग एक आयत है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। जिस प्रकार से आयत में आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है बराबर माप की होती है, ठीक है, उसी प्रकार से वर्ग में भी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर माप की होती है और सभी कोण समकोण होते हैं। जैसे एक आयत में सभी कोण समकोण होते हैं, ऐसे ही एक वर्ग में भी सभी कोण समकोण होते हैं। तो इस प्रकार से एक जो वर्ग है वो आयत भी है, लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण। इस बार हमें चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण दिए गए हैं। पॉइंट फर्स्ट है यहाँ पर, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि हमें एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। तो इसका उत्तर है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें तो, ठीक है, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये यहाँ पर चार चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। अब उस चतुर्भुज का नाम बताना है जिनके जो विकर्ण हैं परस्पर लंब समद्विभाजक हो। वो किस में होता है? वो होता है वर्ग में और समचतुर्भुज में। वर्ग और समचतुर्भुज, इनके विकर्ण जो है परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, यानी कि 90 के कोण पर गिरते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट है, एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण बराबर हों। तो इसका आंसर है वर्ग और आयत। वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन भी। अब देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्नावली का पांचवा क्वेश्चन, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। हमें बताना है जो आयत है इस प्रकार का वो एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तल चतुर्भुज इसको क्यों कहते हैं? उत्तल चतुर्भुज की परिभाषा मैं बता चुका हूँ जब मैंने यह चैप्टर शुरू किया था, तो आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, मैं ऊपर यहाँ पे आई बटन पे लिंक डाल दूँगा उसका, तो आपको उत्तल चतुर्भुज पता चल जाएगा कि क्या होता है। फिर भी यहाँ पर मैं अब आंसर में बता देता हूँ आपको। आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं और दोनों विकर्ण अंतः स्थित होते हैं। देखो, आयत एक उत्तल चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि जिसके शीर्ष हैं, एक तो ये हैं उभरे हुए बाहर की ओर, और जो आप इसके विकर्ण बनाओगे वे विकर्ण अंदर होंगे इसके स्थित। तो जिस भी चतुर्भुज के या जिस भी बहुभुज के विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं, ठीक है, और उसके ये जो शीर्ष है वो उभरे हुए होते हैं, वे सभी आपके उत्तल चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो आयत इस प्रकार से उत्तल चतुर्भुज है। अगर आपको अवतल चतुर्भुज देख रहा है तो वो इस प्रकार का होता है। देखो, इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये अवतल चतुर्भुज है। देखो इसमें जो है, जो इसके शीर्ष है अंदर धंसा हुआ है। देखो यहाँ पे एक शीर्ष है वो अंदर धंसा हुआ है, और इसके जो विकर्ण बनेंगे वो बाहर भी बनेंगे ऐसे। ठीक है, तो उत्तल चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता, बाहर नहीं बनते, अंदर ही बनते हैं, और शीर्ष सारे उभरे हुए होते हैं, कोई भी धंसे हुए नहीं होते अंदर की साइड। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। ये देखिए प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन है और ये प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो चलिए इसको समझते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। यहाँ पे कहा गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, और जहाँ पर ये समकोण है, इस समकोण के सामने जो भुजा जा रही है यानी कि AC जा रही है, इस AC का मध्य बिंदु है ये O। ठीक है, बताइए कैसे O बिंदु AB तथा C से समान दूरी पर स्थित है। तो हमें बताना है कि किस प्रकार से ये जो O बिंदु है, A से, B से और C से, इन तीनों बिंदु से ही ये बराबर दूरी पर है। मतलब जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये और उतनी दूरी ये। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। यहाँ पर और बिंदी से ऐसे ना भुजाएं बना दी है, ये हमारी सहायता के लिए है। तो इनका यूज़ करके हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसका आंसर देखिए,
यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC एक आयत बनाते हैं। एक त्रिभुज तो ये दिया गया है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज ये भी समकोण है, ये डॉटेड लाइन से दिया गया है, डॉट डॉट करके लाइन दिखाई है। तो दोनों ही समकोण है, ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। दोनों के मिलने से बन रहा है पूरा आयत, ठीक है, बन गया आयत। तो आयत ABCD यहाँ पे इस प्रकार से बन गया है। अब हम जानते हैं एक आयत जिसमें बिंदु O विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है। अभी आयत है तो इसके विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं और विकर्ण को काटने वाला जो बिंदु है O है, O पॉइंट पे ये विकर्ण आपस में कट कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि आयत के जो विकर्ण होते हैं ये बराबर होते हैं, यानी कि AC बराबर BD, ये विकर्ण बराबर होते हैं आपस में और परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। यानी कि जितना इधर होगा विकर्ण उतना ही इधर होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, बराबर बराबर लंबाई के बढ़ जाते हैं, समद्विभाजित करते हैं आपस में। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि AC और BD विकर्ण हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर बराबर दूरी पर, समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर दूरी पर ये इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो दूरी है वो इसके बराबर है और ये जो दूरी है वो इसके बराबर है। और हम जानते हैं कि विकर्ण ही बराबर हैं आपस में, तो ये सारी दूरी ही आपस में बराबर होंगी, ठीक है। एक आयत के अंदर जो विकर्ण होते हैं वो दोनों ही बराबर होते हैं और जब ये समद्विभाजित होते हैं तो ये आपस में भी बराबर हो जाते हैं सभी, ठीक है। यानी कि जितनी लंबाई इस आधे विकर्ण की है उतनी लंबाई इसकी भी है, उतनी लंबाई इसकी है, उतनी ही लंबाई इसकी है। इस प्रकार से सभी बराबर हो जाते हैं इसके जो हिस्से होते हैं, विकर्ण के हिस्से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये है, उतनी लंबाई ये है और उतनी लंबाई ये है। तो इस प्रकार से हमारी जो बात यहाँ पे पूछी गई थी क्वेश्चन में कि बताओ कि जो ये बिंदु O है वो A से B से और C से समान दूरी पर क्यों स्थित है। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो लंबाई है वही ये लंबाई है, वही ये लंबाई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बिंदु O है A से B से और C से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है और ये प्रश्नावली भी आपकी पूरी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। वीडियो में कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया कमेंट करके बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे आपके लिए और भी एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे तो यहाँ पर आईडी दे दूँगा मैं, आईडी को आप देख लेना और मुझे आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।